नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ रायपुर में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी की शिकायत पर रायपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में संबित पात्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पाढ़ी ने शिकायत की थी कि बीजेपी प्रवक्ता पात्रा ने 10 मई को ट्वीट कर दो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मामले और सिख विरोधी दंगे व बेफोर्स घोटालों को लेकर झूठा आरोप लगाया था। पाढ़ी ने कहा कि दोनों पूर्व पीएम को किसी भी भ्रष्टाचार और दंगों से संबंधित मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। जब देश कोरोना जैसी चुनौतियों से लड़ रहा है तो ऐसे में इस तरह का ट्वीट करना धार्मिक समूहों समुदायों के बीच सद्भाव के लिए नुकसानदायक है। इससे शांति भंग होने की भी आशंका है। वहीं रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने सोमवार को बताया कि जिले के सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी की शिकायत पर संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक को भेजा गया जेल, रंगदारी जैसे कई संगीन आरोप। जी हां दोस्तों, झारखंड में धनबाद के बागमारा से भारतीय जनता पार्टी के दबंग विधायक ढुल्लू महतो ने सोमवार को अंततः न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने विधायक को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। फरवरी महीने में ही पुलिस और विधायक के बीच लुका छुपी का खेल जारी था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर के एक व्यापारी के हेवी मेशन पर कथित तौर पर कब्जा जमाने और रंगदारी का मामला ढुल्लू महतो पर दर्ज था। इसी मामले में ढुल्लू महतो ने सरेंडर किया। वैसे तो पुलिस रिकॉर्ड में ढुल्लू महतो के खिलाफ लगभग 3 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मामलों में विधायक बेल पर भी हैं। जेल की सलाखों के पीछे चले जाने के बाद अब पुलिस बाकी मामले में ढुल्लू महतो को रिमांड पर ले सकती है। कतरास की कमला कुमारी यौन शोषण प्रकरण भी इसमें शामिल हैं। दरअसल बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो सत्ता बदलने के साथ ही परेशानी में पड़ गए थे। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाती जा रही थी। पिछले 16 फरवरी से पुलिस उनके घर पर गिरफ्तारी को लेकर दस्तक देती रही है, लेकिन ढुल्लू महतो हमेशा फरार होने में कामयाब हो जाते थे। इसके बाद से पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग टीम बनाकर 3 राज्यों में उनकी तलाश कर रही थी। अंत में सोमवार को उन्होंने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि विधायक ने कानून का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किया है। उन्हें रंगदारी के झूठे मामलों में फंसाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेल के बाद अब दिल्ली में मेट्रो शुरू करने की तैयारी, डीएमआरसी ने दिया संकेत। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन का तीसरे चरण 17 मई को खत्म होने वाला है। इस बीच सरकार ने जोन के आधार पर रियायतें देनी शुरू कर दी है। इसी के तहत रेलवे ने नई दिल्ली से 15 शहरों के बीच ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो का एक ट्वीट काफी चर्चा में है। इस ट्वीट में संकेत मिला है कि 18 मई से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हो सकती है। दिल्ली मेट्रो ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करने के लिए मेट्रो स्टेशनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखा गया है, ताकि मेट्रो सेवाएं शुरू होने पर सुरक्षित मूवमेंट के लिए एमएफसी गेट, लिफ्ट, एक्सकलेटर्स आदि की सफाई की जा सके। संभव है कि दिशा निर्देश के तहत दिल्ली में मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएं। सफर के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सफर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप फोन में इंस्टॉल करना अनिवार्य हो सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए चल रहे बंद के कारण भले ही दिल्ली मेट्रो नहीं चल रही है, लेकिन डीएमआरसी ने काम करना बंद नहीं किया है। डीएमआरसी उन लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है जो महामारी का मुकाबला करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, डीएमआरसी ने जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निगम बोध घाट, बंगला साहिब और यमुना बैंक और गढ़ी मांडू जैसे क्षेत्रों में भोजन वितरण करने का अभियान चलाया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों के 1 दिन के मूल वेतन को पीएम केयर्स फंड में योगदान करने का भी निर्णय लिया है। वर्तमान में इसके लगभग 14,500 कर्मचारी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री से चर्चा में लॉकडाउन की हाँ ना के बीच राज्यों ने केंद्र से मांगे कुछ अधिकार।
जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री से सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 2 सत्र में चर्चा की। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अंत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी सावधानी के साथ कोविड-19 के संक्रमण को एकजुटता के साथ हराने का संदेश दिया। उन्होंने संक्रमण को गांव तक ना पहुंचने देने में राज्यों से सक्रियता और रणनीति बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री से हुई मैराथन बैठक में साफ हो गया है कि जान के साथ केंद्र सरकार जान बचाने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। इस दौरान कई राज्यों ने अपने लिए अधिकार भी मांगे। लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन कामकाज की मिलेगी छूट। केंद्र सरकार के रणनीतिकारों को लग रहा है कि यह धीरे धीरे खुलेगा। रेल सेवा शुरू हो गई है, जल्द ही सड़क परिवहन सेवा भी शर्तों के साथ शुरू हो सकती है। फेस शील्ड, मास्क समेत अन्य सुविधाओं के साथ अंतर्राज्यीय हवाई सेवा बहाल किए जाने का निर्णय हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रविवार तक गृह मंत्रालय इस संदर्भ में कोई एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सावधानी के साथ छूट दे सकती है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने इसे बढ़ाने का अनुरोध किया। तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी ने 31 मई तक रेल, हवाई सेवा न शुरू करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आवाजाही की छूट मिलने पर इसके और बढ़ने का खतरा रहेगा। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी रेल सेवा शुरू करने का विरोध किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहने का सुझाव दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रणनीतिक तैयारी के साथ लॉकडाउन पर फैसला लेने की सलाह दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन को अभी जारी रखने का सुझाव दिया। इन सब का मानना है कि आवाजाही बढ़ने पर संक्रमण बढ़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेन सेवा शुरू करने के विरोध में बिहार, बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु के सीएम। जी हां दोस्तों, 15 शहरों के लिए आज से 15 स्पेशल एसी ट्रेन शुरू हो रही है, लेकिन कई राज्यों ने रेल सेवा बहाल करने के फैसले पर चिंता जाहिर की है। बिहार, बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इससे कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैलने का खतरा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल चलाने के फैसले का समर्थन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल खोले जाने को बैड आइडिया करार दिया। रेल चलाने का विरोध करने वालों में नीतीश अकेले नहीं हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पैसेंजर ट्रेनें चलाने का विरोध किया। उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई। केसीआर ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, इसलिए इन जगहों से आने जाने वाले मुसाफिर दूसरी जगहों में भी संक्रमण तेजी से फैला सकते हैं। तमिलनाडु में भी चेन्नई में 31 मई तक रेल सेवा बंद रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रेल चलाने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि केंद्र को संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए राज्यों को विश्वास में लेकर योजनाएं शुरू करना चाहिए। रेल चलाने से कोरोना का संक्रमण और फैलने का खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, बागियों की एंट्री से बीजेपी के दिग्गज बेचैन, संगठन में हलचल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी दामन थामने के बाद अब चुनाव के नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों की एंट्री के बाद पिछले चुनाव में बीजेपी से किस्मत आजमाने वाले नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, तो बीजेपी ने उन्हें संगठन में तवज्जो देनी शुरू की है। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और शिवराज सरकार बनने के बाद सभी का चुनाव लड़ना कंफर्म है। ग्वालियर, चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी रहे बीजेपी नेता अब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। जयभान सिंह पवैया से लेकर ब्रजमोहन सिंह किरार, मुदित शेजवार और राजेश सोनकर सहित तमाम नेता बीजेपी से 2018 में चुनावी किस्मत आजमाने वाले अपने भविष्य को लेकर पशोपेश में जरूर हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले जिस उम्मीदवार को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, अब उसके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की श्रम कानूनों में बदलाव पर आपत्ति, कहा ये श्रमिकों के शोषण का बहाना नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, देश में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगभग 1.5 महीने से उद्योग धंधे ठप्प पड़े हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई राज्यों ने श्रम कानूनों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार 11 मई को उन पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकते हैं।
राहुल ने ट्वीट कर कहा, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, 24 लाख मजदूरों को मिला मनरेगा में रोजगार, पायलट बोले दूंगा काम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच राजस्थान के गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी मांगने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 लाख मनरेगा मजदूरों के साथ राजस्थान गांव में मजदूरी देने वाला देश का नंबर 1 राज्य हो गया है। विभाग के मुखिया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि राजस्थान में चाहे जितने मजदूर आ जाएं, गांव में एक व्यक्ति को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। लॉकडाउन 2.0 में 68,000 मजदूरों के साथ राजस्थान में मनरेगा का काम ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट ने शुरू करवाया था, मगर 20 दिनों के अंदर मनरेगा के तहत काम मांगने वाले मजदूरों की संख्या 24 लाख पहुंच गई है। इसमें से 12 लाख तो पिछले 11 दिनों में मनरेगा का काम मांगने आए हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि जिस तरह के हालात उनके शहरों में हो गए थे, इसे देखते हुए हमने पहले ही पहचान कर लिया था कि श्रमिक गांव लौटेंगे तो वहां पर गांव की अर्थव्यवस्था सुधारना जरूरी है। इसलिए हमने सबसे पहले इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। हमने सबसे पहले मनरेगा का काम देने के लिए नियमों को आसान बनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। येचुरी ने रेलवे की एसी सेवा को शुरू करने पर उठाए सवाल, बोले यह जनविरोधी निर्णय। जी हां दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का केवल एसी कोच चलाने का फैसला उच्च वर्गों के लिए है जो जनविरोधी है। उन्होंने सरकार पर मजदूरों के साथ उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। येचुरी ने ट्वीट करते हुए कहा, चयनित मार्गों पर केवल एसी ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय अभी जातीय वर्ग के लिए है और यह निर्णय जन विरोधी है। इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को इसकी सबसे अधिक जरूरत है, जो इसका सबसे अधिक उपयोग करते हैं। यह दिखाता है कि सरकार किस तरह से एक औसत भारतीय के साथ इस समय उदासीनता और तिरस्कार जैसा व्यवहार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा संघीय ढांचा बरकरार रखें केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही इस बैठक में लॉकडाउन से बाहर निकलने का एक रोड मैप देश के सामने आ सकता है। इस बीच बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखें, कोरोना से संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राज्यों के सुझावों के आधार पर आगे के दिशा निर्देश निर्धारित होंगे, तो वहीं बैठक में ममता ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र संघीय ढांचा बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि बंगाल को लिखी केंद्र की चिट्ठी पहले ही लीक होती है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे वक्त में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है। केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों पर जमकर सियासत हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्वीट पर सियासत, बीजेपी नेता संबित पात्रा का तंज पड़ा महंगा, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि यदि इस समय कोरोना संकट में कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार व्यवस्था, राहत मदद और तकनीकी में सबसे आगे होते। इसी ट्वीट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिएक्शन देते हुए कांग्रेस के समय को कोरोना संकट के होने पर घोटाले होने का अंदेशा जताते हुए नया बवाल खड़ा कर दिया है। संबित पात्रा ने पोस्टर के साथ रिएक्शन देते हुए पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी तंज कसा। संबित पात्रा के ट्वीट में कहा गया कि यदि कोरोना संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट के साथ पोस्टर भी जारी किए जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल सिंह, राजीव गांधी के फोटो को लगाया गया। इस पूरे मामलों को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस भड़क उठी है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर इस तरीके का हवाला देते हुए आर्थिक और सामाजिक मानहानि का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का कहना है कि सीधे तौर पर कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान है जिस पर एफआईआर बनती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूर पर बोले कन्हैया कुमार, अपने ही देश में प्रवासी बन गए इन मजदूरों का दर्द ये है कि जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर नजर आ रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।